छात्रों, अब जो गत दिन का अवशिष्ट रह गया था राजयोग प्रकरण से जो संदर्भित था, केवल 22 और 32 प्रकार के योग नहीं, अपितु बाराह मिहिर का राजयोगाध्याय बड़ा प्रमुखता से दैवज्ञ समाज में अंगीकृत किया गया है। आज भी राजयोग जैसे फलादेश करने के लिए बाराह मिहिर के बृहज्जातकम, अरिष्ट ज्ञान के लिए संज्ञा अध्याय के जनित विषयों को ज्ञान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। अब देखें, यहाँ 5 प्रकार से राजयोग को आचार्य जी कह रहे हैं, किस प्रकार के ग्रह योग बनते हैं। उस प्रसंग में आचार्य कह रहे हैं क्या कि यमे कुंभे अर्कजे शशिनि गवी तैरेव तनुगैहि नृयुक् सिंहालिस्थैः शशिज गुरु वक्रैर्निपतयः यमेन्दु तुंगेंगे सवित्री शशिजौ षष्ठ भवने तुलाजेन्दु क्षेत्रैः शशितकुज जीवैश्च नरपौ। ये नरप होता है अर्थात राजा होता है। कहा कैसी स्थिति होती है, तो आप देखें, कुंभ में शनि, मेष में सूर्य तथा वृष में चंद्रमा हो और यही राशि लग्न में रहे, और बुध, बृहस्पति तथा मंगल से क्रमशः मिथुन राशि एवं वृश्चिक राशि ये युक्त राशि हो, तो 3 प्रकार का राजयोग बनता है। इसका उदाहरण आप आगे देखेंगे। पुनः शनि, मंगल, चंद्रमा के द्वारा भी इस प्रकार के योगों का निर्माण होता है। तो सब मिलाकर के 5 प्रकार के ग्रह योग ये चक्र के माध्यम से आपको दिखाई गए हैं। इसके द्वारा आसानी से आप इसका ज्ञान कर सकते हैं। 3 प्रकार के ग्रह योग, राजयोग किस प्रकार के होंगे, इस प्रसंग में आचार्य ने कहा है कि देखें कि क्या कि कुजे तुंगे अर्केन्दोर धनुषी यमलग्ने चकोपति पतिर्भूमेश्चान्यः क्षितिसुत विलग्ने सशसिनी सचंद्रे सौरेस्ते सुरपति गुरौ चापधर्गे सुतुंगस्थे भानाम उदयमुपयाते क्षितिपति। ये यहाँ कहते हैं कि मंगल अपने ऊंच स्थान में मकर में हो, सूर्य और चंद्रमा धनु राशि में हो और शनि मकरस्थ होकर लग्न में हो तो जातक राजा होता है। इसी तरह मंगल लग्न में हो, उसी में चंद्रमा और मंगल और सूर्य धनु राशि में हो तो जातक राजा होता है। यह दूसरा योग है। मेष लग्न हो और उसी में सूर्य हो, धनु में बृहस्पति, तुला में चंद्रमा और शनि हो तो भी राजा होता है। 3 योग यहाँ जैसे उदाहरण के क्रम से आप देख सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय राजयोग कैसे किस प्रकार से होगा, इनकी ग्रह स्थितियों को आपके समक्ष दिखाया गया। अब 2 प्रकार के राजयोग की बात करते हैं। आचार्य कहते हैं इसके क्या कि वृष और मकर लग्नगत 2 प्रकार के राजयोग किस प्रकार से होते हैं। इसके लिए आचार्य यहाँ पे कहते हैं क्या, देखिए आप श्लोक को कि वृषे सेन्दौ लग्ने सवित्री गुरु तीक्ष्णांशु तनयैहि सुखज्जायाखस्थैर्भवति नियमान मानवपतिः वृषे मंदे लग्ने सहज रिपुधर्मव्ययगतैः शशांकाद्यख्यातः पृथ्वीगुणयशः पुंगलपतिः। ऐसा आचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, इसकी व्याख्या आप देखें कि किस योग में इस 2 प्रकार के राजयोगों की कहा क्या कि वृष राशि के लग्न में और उसी में यदि चंद्रमा हो और सिंह में सूर्य हो, वृश्चिक में बृहस्पति, कुंभ में शनि हो तो इस योग में जातक व्यक्ति राजा होता है। दूसरे योग मकर लग्नगत शनि हो, मीन में चंद्र, मिथुन में मंगल, कन्या में बुध और धनु राशि में बृहस्पति हो तो भी निसंदेह यह योग राजा के तुल्य कीर्तिमान होता है। जैसा कि आप योग देख रहे हैं, पहला और दूसरे, पहला जो है वृष लग्न की कुंडली है, दूसरी मकर लग्न की कुंडली है। इसमें ग्रह स्थितियों को दिखाया गया है कि किस प्रकार के योग में राजयोग का निर्माण होता है। अब आप आए 3 प्रकार के राजयोग की बात करते हैं। कहते कन्या और मीन लग्नगत 3 प्रकार के राजयोगों को आज विषय में आचार्य क्या कहते हैं कि हये सेन्दौ जीवे मृगमुख गते भूमि तनये स्वतुंगस्थौ लग्ने भृगुज शशिजावत्र नृपति सुतस्थौ वक्रार्की गुरु शशि सीताश्चापि हिबुके बुधे कन्या लग्ने भवति नृपयोरन्योरपि गुणवान। अब इस प्रकार से
राजा के राजन पद को उपलक्षण मानकर के राजयोगों की चर्चा। क्या कहते हैं कि चंद्रमा बृहस्पति धनु राशि में हो, मंगल मकर राशि में हो, शुक्र बुध अपनी अपनी उच्चस्थ होकर के लग्न में विद्यमान रहे तो 2 प्रकार के राजयोगों का निर्माण होता है। कन्या लग्न में बुध हो, मकर राशि में मंगल, शनि हो, बृहस्पति, चंद्रमा तथा शुक्र धनु राशि में हो तो दूसरे प्रकार के राजयोग का निर्माण होता है। अब देखें आप यहाँ तीनों प्रकार की कुंडलियां आपके समक्ष है। जिस 3 प्रकार के राजयोग की चर्चा करते हैं वो तीनों आपके समक्ष दिख रहा है। पुनः 3 प्रकार के अन्य राजयोगों की बात आचार्य करते हैं कि क्या मेष, कर्क और मीन लग्नगत राजयोगों का निर्माण होता है। कैसे करें? क्या कि झसे सेंदौ लग्ने घट मृग मृगेन्द्रेषु सहित ही जमार्क्योद्भूत सखलु मनुजः शास्ति वसुधाम अजय सारे मूर्तौ सस्य गृहगते चामरगुरौ सुरेज्ये वालग्ने धरणिपत्योरन्योपि गुणवान। यहाँ आचार्य ने 3 प्रकार के राजयोगों की चर्चा की है। देखिए इस प्रसंग में आचार्य क्या कहते हैं कि मीन लग्न में चंद्र हो, कुंभ में शनि हो, मकर में मंगल हो और सिंह में सूर्य हो तो ऐसे में जन्म लेने वाला बालक राजा होता है। दूसरा जो कहते हैं कि मेष लग्न में मंगल हो और कर्क राशि में बृहस्पति हो तो भी जातक होता है, जातक जो है राजा होता है। और आगे कहते हैं कि कर्क लग्न में बृहस्पति हो, मेष लग्न में यदि मेष राशि में मंगल हो तो तीसरा योग राजा को जातक को राजन बनाता है। 3 प्रकार के राजयोगों का चक्र देखें, पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से राजयोग कारक स्थितियों को विविध तरह से आचार्य ने यहाँ निरूपित किया है। ऐसा नहीं कि ये जो राजयोग हैं वस्तुतः सुख सुविधाओं आदि को प्रदान करने वाले योग हैं। इसके माध्यम से आचार्य ने न केवल इन विषयों को उठाया है अपितु राज्य तुल्य सुखोपलब्धि कैसे होगी, कौन से ऐसे ग्रह योग हैं जिसमें देखे कि आपने विशेष रूप से उच्च वर्गोत्तम मूल त्रिकोण और स्वगृह को अत्यधिक महत्व देकर के आचार्य ने इसको परिभाषित किया है कि किस प्रकार के योग में कौन सा लक्षण घटित होगा तो जातक को बहुत ही राजतुल्य सम्मान को प्रदान करेगा। साथ ही राजन पद उपलक्षण से लेकर के आम व्यक्ति के जन्म कुंडली में भी यदि ऐसा ग्रह योग है तो आप कह सकते हैं निसंदेह कि वह व्यक्ति राजा होगा। तो इस प्रकार से राजयोगाध्याय की जो गंभीरता है, एक एक श्लोक में बड़े बड़े योगों की, कई प्रकार की योगों के निर्माण की प्रक्रिया को आचार्य ने यहाँ पे बताया हुआ है और इसके माध्यम से हमें इसका ज्ञान करना चाहिए कि किस प्रकार के योग में व्यक्ति राजन होता है। अब मित्रों एक चर्चा करें आपसे सारांशिका की। क्या पढ़ा हमने 2 दिनों में? इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं आजीविका विचार, राजयोग विचार। इसमें क्या ऐसा है? तो कहते हैं कि लग्न और चंद्रमा से 10वें स्थान में सूर्यादि ग्रहों के जाने से माता क्रमशः पिता, माता, शत्रु, मित्र, भ्राता, स्त्री, नौकर आदि के द्वारा धन की प्राप्ति का निर्देशन करना चाहिए। और इसमें लग्न सूर्य इन तीनों में दशमेश जिस ग्रह के नवमांश में हो उस ग्रह की जो वृत्ति, उस ग्रह से संदर्भित जो वस्तु, उससे जातक की वृत्ति का आदेश करना चाहिए। दशमेश ग्रह यदि सूर्य हो अर्थात सूर्य के नवमांश सिंह राशि का नवमांश हो तो जातक क्या करता है? तृण से, सोना से, औषधियों से अपनी आजीविका को चलाता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा के नवमांश में हो गए तो कृषि से, जल से, कन्या के आश्रय से, मंगल हो गए तो अग्नि स्थानों से। इसी प्रकार यदि बुध हो गए तो बुध के नवमांश में हो तो लेखन की क्रिया से, अच्छे राइटिंग, कवि लेखन, गीत लेखन, काव्य लेखन, संपादन, इन गुणों से युक्त होता है। साथ ही उसमें कलाव्यात्मक गुण होते हैं, सृजनात्मक गुण भी होते हैं। दशमेश यदि बृहस्पति हो गया, यदि बृहस्पति के नवमांश में दशमेश ग्रह यदि चला गया तो क्या है?
देव, ब्राह्मण, धर्म, अध्यात्म, शंकराचार्य ऐसे ऐसे पदों को प्राप्त करके धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म के संरक्षण में तत्पर रहा था। शुक्र यदि हो गया, नवमांश में हो गया, तो जातक क्या करता है, मणि, चांदी, गाय, भैंस, चतुष्पद आदि के द्वारा यह जानवरों के माध्यम से भी क्या करता है, आजीविका की प्राप्ति करता है। यदि शनि हो गया तो उसे कठिन श्रम करने पड़ते हैं, भार, नीच कर्म, शिल्प आदि के द्वारा धन की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि वस्तुतः कई प्रकार के राजयोग भी होते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु ये चारों यदि स्वचस्थ हो गए, लग्न में हो गए, तो 4 प्रकार के राजयोग, इनसे क्रमशः पुनः 3, फिर 12, फिर ऐसे करके आचार्य कहते हैं क्या कि इनकी स्थितियों के द्वारा 16 एक प्रकार से बनते हैं, 16 दूसरे प्रकार से, अतः 32 प्रकार के राजयोगों को यहाँ पे दिखाते हैं। इसी तरह एक श्लोक में 44 प्रकार के योग को, वर्गोत्तम गतहि लग्नई चंद्रई वा चंद्रवृक्षित है, इस प्रकार के योगों का निर्माण करते हैं और 32 प्रकार के राजयोगों को बनाते हैं। केवल यही नहीं, कुंभ में शनि, मेष में सूर्य, वृष में चंद्रमा हो तथा यही राशि लग्न में रहे तो बुध, बृहस्पति, मंगल ये क्रमशः मिथुन, कुंभ एवं वृश्चिक में हो तो भी 3 प्रकार के राजयोगों का निर्माण। ये एक परंपरा है। हमें लगता है आचार्य ने ग्रहों के प्रभाव का परीक्षण करके तब इन ग्रह के संबंधों को उल्लेखित किया। यही कारण है कि आज भी ग्रह योगों के माध्यम से शास्त्रोक्त परंपरा से कहा जाने वाला फलादेश, बताया जाने वाला फलादेश कभी भी निष्फल नहीं होता। आज एक अलग परंपरा है कि दैवज्ञ पढ़ते नहीं, योग नहीं याद करते, स्थितियों को नहीं समझते, तब उन्हें यह कष्ट का अनुभव होता है जब उनके फलादेश में किसी प्रकार की भ्रांति या भ्रम पैदा होता है। मित्रों, इस संदर्भ से एक और भी बड़ा आवश्यक प्रसंग है। आज का जो आजीविका अध्याय आपने पढ़ाई बड़ा विचित्र है। जैसे आज की आजीविका अभियांत्रिकी से है। बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जानना चाहता है, चिकित्सक बनना चाहता है। चिकित्सक में भी कई प्रभेद हैं, जैसे अभियांत्रिकी में प्रभेद हैं। यंत्र का निर्माण, अभियंत्र का अध्ययन, अभियंत्र के माध्यम से व्यापार, अभियंत्र के मान से MBA, IIT, IIM ऐसी संस्थाएं खुली है जो तरह तरह के शिक्षा में परिवर्तन करके उसे आजीविका का संसाधन उपलब्ध कराती है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में देखें, शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा में शोध, सामान्य शिक्षा देना, शिक्षा केंद्र खोलना, शिक्षा में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, कापी, किताब, पेन आदि को उपलब्ध कराना, ये सारे उससे संदर्भित है। तो हमारे जो ऋषियों का आशय था, अर्कांसे तृणकन पूर्ण भेषजादेहि चंद्रांसे कृषि जलजांगनाश्रयाच, इसका मतलब था अर्क से जो विचारणीय है, तृण है, कनक है, ऊर्ण है, ये सामान्य नहीं है। सोना का व्यापार, सोना का कार्य करने वाला, सोना से आवृत्ति चलाने वाले, स्वर्ण भस्म बनाने वाला, ये सारे प्रयोग उसमें आ सकते। औषधि बेचना, औषधि बनाना, औषधियों का विनिमय, औषधियों का संरक्षण, औषधियों में वृत्ति, औषधियों के ऊपर शोध करने वाले अधिकारी, औषधियों का संदर्भ, ये सारे ग्रहण वहां से कर लेना चाहिए। जहां औषधि की चर्चा करते हैं, औषधि को व्यापक लेके ही ऋषि ने हमारी परिचर्चा की है, और उसी व्यापकता को लेकर के सूक्ष्म दृष्टि से हमें भी आज के परिवेश के लायक क्या आजीविका हो सकती है, क्या ऐसा है करें, और इसका विचार आपको करना चाहिए। हम मिलते हैं अगले दिन। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।